और एक हो जाएगा बस नॉर्मल कोई चैप्टर, यानी कि जिससे शायद कभी ही आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता हो। मोर इंपॉर्टेंट हो गया कि जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो फर्स्ट टाइम स्टडी करने में आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट टाइम आपको ऐसे ही रीड करना है, समझ में आएगा कि कौन सा लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, क्योंकि आपको लगेगा कि हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें जब भी हम बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करते हैं तो एससीईआरटी जो है, एससीईआरटी बुक या फिर एनसीईआरटी बुक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसकी बात तो हम कर लेते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि हम इस बुक को पढ़ें तो कैसे पढ़ें। यानी कि एससीईआरटी बुक या कोई भी बुक को कंप्लीट करना खुद से सेल्फ स्टडी करके ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिंस जिनको बुक पढ़ने की आदत है उनके लिए ये बहुत ही इजी है, वो आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करना जिन्हें बोरिंग लगता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। तो मैं आपको खुद से मैंने जो टिप्स अपने आप पे अप्लाई किया है टू स्टडी द बुक्स इफ़ेक्टिवली, और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद करने की तकनीक क्या होनी चाहिए ताकि आपको पढ़ा हुआ आपको याद हो जाए और आप आसानी से इस बुक को कवर कर पाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स देने वाली हूँ और मैं आपको बुक पढ़ के भी बताऊँगी कि किस तरह से आप बुक को पढ़ेंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अपना पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर कर सके और 100+ स्कोर कर सके इन टीआरई एग्ज़ाम्स और एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप कोई बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस बुक के कंटेंट को देखिए। यानी कि उस बुक में देखिए, आप सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि उस बुक के कंटेंट कितने हैं। यानी कि कंटेंट इन द सेंस कि उस बुक में चैप्टर्स कितने हैं। आप इसको एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा ताकि ये आपके पास स्टोर्ड रहे और जब आप पढ़ें तो ये आपको हेल्प करे। तो आपको देखना है कि उस बुक के कंटेंट या चैप्टर्स कितने हैं। सपोज दैट कि उस बुक में आपके 10 चैप्टर्स निकल के आते हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ। उस बुक में सपोज दैट कि आपके 10 चैप्टर्स निकल के आते हैं, और तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस 10 चैप्टर को आपको कितने दिनों में कवर करना है। आपको इसे 3 महीने में कवर करना है या आपको 2 महीने में कवर करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर वर्थ। ये कभी मत सोचिएगा कि उसने इतनी जल्दी कर लिया। देखिए, जल्दी करने में क्वालिटेटिव स्टडी में और क्वांटिटेटिव स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेवर एवर थिंक दैट कि दूसरे ने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसे कर पाऊंगा या मैं भी ऐसे कर लूँगी। आपको बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडी पे फोकस करना है। चैप्टर्स तो ख़त्म करने ही हैं, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने जितने चैप्टर्स फिनिश किए हैं उसके कीवर्ड्स, उसके की पॉइंट आपको आ रहे हैं। ओके, तो जब आप देख लेंगे कि आपको कितने चैप्टर्स टोटल फिनिश करने हैं, तब आपका काम क्या होगा, टाइम स्लॉट डिसाइड करना। फर्स्ट, सी योर कंटेंट। अपने कंटेंट को देखिए कि आपके पास कितने कंटेंट हैं, यानी कि कितने चैप्टर्स हैं कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है, आपका दूसरा टिप होगा कि टाइम, मतलब कि आप देखेंगे कि आपके पास टोटल कितना टाइम है, टोटल कितना समय है उन सारे चैप्टर्स को ख़त्म करने के लिए। थर्ड है कि आपको ये डिसाइड करना है कि एवरी डे आपका स्टडी टाइम क्या होने वाला है। स्टडी टाइम
क्या होने वाला है। फोर्थ है आपको ये देखना है कि आप उसके रिवीजन के लिए आप उसे कैसे रिवाइज करेंगे, ये आपको देखना है। रिवीजन टिप्स या टेक्निक्स आपको देखनी है ना। टेक्निक्स और ये टिप्स मैंने लिखा है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। एंड द फिफ्थ वन इज MCQ प्रैक्टिस, या फिर आप यूँ कहें क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपने देख लिया कि आपको टोटल क्या काम करने हैं। सबसे पहले आप चैप्टर्स देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके पास टाइम कितना है, फिर आप देखेंगे कि स्टडी आवर्स आप कितने दे रहे हैं। स्टडी आवर्स के बाद देखेंगे आप कि आप उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे, और रिवाइज़ करने के साथ साथ आप ये देखेंगे कि आप MCQ प्रैक्टिस उसके कैसे करेंगे। मतलब आपको ये देखना है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को भी आप नोट डाउन करेंगे, मतलब कि इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोर इम्पॉर्टेंट, फिर हो जाएगा लेस इम्पॉर्टेंट, है ना, और एक हो जाएगा बस नॉर्मल कोई चैप्टर, यानी कि जिससे शायद कभी ही आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता हो। मोर इम्पॉर्टेंट हो गया कि जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो मतलब आपके लिए जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ दिए तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन चला जाएगा, या फिर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट वेटेज उन चैप्टर्स का होगा। तो ऐसे चैप्टर्स को हम वेरी इंपॉर्टेंट या मोर इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखते हैं, और उससे लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया जिससे 1-2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, जो नॉर्मल हुआ वो शायद कभी उठा के पूछ लिया जाता है। तो आपके पास अगर कम समय है तो आप इसी तरह से चैप्टर्स को देखेंगे, और चैप्टर्स को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि अभी तक मैंने आपको क्या समझाया। इन 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो अभी आप कोई बुक खोलिए, कोई भी बुक आप खोल रहे हैं, उस पढ़ना है आपको NCERT या SCERT का, उस बुक को ओपन करिए एंड उसके बाद आप देखिए कि उस बुक में आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। उसके बाद देखिए आपके एग्ज़ाम में कितना समय है। अगर आपके एग्ज़ाम में 3 मंथ्स है तो 2 मंथ्स में आपको बुक्स कवर करने हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में 4 मंथ्स है तो आपको 3 मंथ्स में बुक कवर करने हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि पर डे उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये देखना है कि उसके साथ साथ जब आप चैप्टर कवर करते जाएंगे तो नेक्स्ट डे उस चैप्टर को आपको रिवाइज़ कर लेना है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। मतलब ताकि जैसे मान लीजिए कि आपने पुराना चैप्टर कोई पढ़ा, तो उसको एक बार जब आप नए चैप्टर में जाएंगे तो पुराने चैप्टर का एक बार की पॉइंट जो उसके नोट्स आप रेडी करेंगे उसके क्विक रिवीजन आपको कर लेने हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कि आपको जब चैप्टर्स फिनिश हो जाएं तो अच्छे से उसके MCQ लगाने हैं। हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन लगाना है, और उसके बाद हर चैप्टर्स पूरे फिनिश हो जाने के बाद भी आपको क्वेश्चन लगाना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से पढ़ना है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को किस तरह से करना है ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन से टिप्स, कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। और इसी बीच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। लेट्स नो कि कैसे हम पढ़ेंगे एक चैप्टर फॉर इफेक्टिव स्टडी।
चलिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी की जो अब बिहार बोर्ड की एससीईआरटी बुक आती है उसको मैंने डाउनलोड किया है और मैं उसमें से आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो आपको क्या करना है, सिंस देखिए इसमें जो है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको हर जगह दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं इसे ऊपर में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो फर्स्ट टाइम स्टडी करने में आपको क्या करना है, ऐसे ही रीड करना है, जस्ट गो थ्रू द बुक, रीड ओनली, यानी कि बुक को बस रीड करना है। इसमें कोई आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द बुक, यानी कि फ़र्स्ट टाइम आपको ऐसे ही रीड करना है। और जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो सेकंड टाइम में आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट लाइन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है ना, इम्पॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, क्योंकि आपको लगेगा कि हर एक लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप जिस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो आप जिस एग्ज़ाम के प्रेपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए आप सर्च करेंगे कि आखिर हमारे एग्ज़ाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप स्थिति एवं विस्तार है तो आप क्या करेंगे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार का क्वेश्चन सर्च करेंगे फॉर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर बेसिकली मैं टीआरई की बात करूं, टीचर्स एग्ज़ाम की बात करूं, तो आप लोग क्या करेगा, एसएससी वगैरह के भी क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा कि एसएससी के भारत के विस्तार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लिखेंगे, गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे कि इंडियन लोकेशन एंड एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर एसएससी क्वेश्चंस, ऐसे, यानी कि या एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी पीवाईक्यू, इंडियन ज्योग्राफी से एसएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आप निकालेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से लाइन इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से लाइन को आपको हाईलाइट करना है। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है, तो नॉर्मल लाइन है जो सबको पता होता है। ये देखिए एक और चीज़ है जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में स्थित वैशाली, यहाँ देखिए जैसे बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर यानी कि हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। मतलब इस तरह से आप पहले फर्स्ट टाइम बुक को रीड करेंगे एंड सेकंड टाइम में क्या करेंगे, सेकंड टाइम में इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। और हाइलाइटर, सबको पता है कि हाइलाइटर मिलता है, हाइलाइटर से आप हाईलाइट करेंगे। उसके बाद जैसे कि अभी आपको यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइन दिख जाएंगे और जब आप क्वेश्चन को सर्च करेंगे ना तभी ये आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भारत के मुख्य भूभाग की जो है दी हुई है, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में बताया गया है कि जो भारत का मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी क्या है, यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित कर लेते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको बुक को पढ़ना है। जब आप बुक को पढ़ लेंगे यानी कि बुक के एंड में चले जाएंगे, बुक के इम्पॉर्टेंट लाइन देख लेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैप वगैरह पढ़ रहे हैं तो मैप्स के भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे और मैप्स को भी अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो बुक के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ।
जैसे कि ये सारे अभ्यास प्रश्न हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, या फिर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इसको बुक के पीछे से ढूंढ के निकालेंगे और इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप बचपन में हम लोग ऐसे ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अपने फेयर बनाते थे। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है ताकि आपको 100% इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से सीआरटी पढ़नी है टू स्कोर द बेस्ट, और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ कोई भी कंटेंट हो या फिर कोई भी इशू है जिस पे आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर patience, and thank you so much for watching my videos. All the very best. Bye bye everyone.